दोस्तों, एक लड़की पटना में रह करके एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी और उसके पिता एक गरीब आदमी थे जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना घर गृहस्थी चलाया करते थे। दोस्तों, उस लड़की का नाम रेखा होता है। उसकी एक और छोटी बहन थी जिसका नाम पूजा होता है। रेखा के पिताजी सोचते हैं कि अब बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दी जाए। तब उसके पिता अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और अपने रिश्तेदारों से रेखा की शादी की बात चलाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मालूम पड़ता है कि एक लड़का है, वो सरकारी जॉब करता है, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है और उसका नाम रिंकू होता है। रेखा के पिताजी रिंकू के घर वालों से मिलते हैं, एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, शादी में एक दिक्कतें हो रही थी, वो भी दहेज को लेकर के। लड़के के माता पिता की मांग नहीं थी, पर वो लड़के की मांग थी कि हमें एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए, वो भी महिंद्रा थार चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और सरकारी टीचर होता है। इसके लिए उसको थोड़ा अहंकार होता है और रिंकू कहता है कि मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, वो भी महिंद्रा थार, तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। फिर रिंकू के माता पिता समझाते हैं कि बेटा शादी कर लो, लड़की एलएलबी की पढ़ाई कर रही है और बहुत खूबसूरत है लड़की, बहुत संस्कारी है, आप शादी उससे कर लो, गरीब फैमिली है, वो तुम्हारे घर में आएगी तो इसके बाद जो है धीरे धीरे माहौल खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन वो लड़का एकदम से जिद करने लगता है, नहीं हमें 4 व्हीलर चाहिए तो चाहिए, और वो भी महिंद्रा थार चाहिए, कोई सस्ती वस्ती गाड़ी नहीं चाहिए। इस तरह से अपने माता पिता से वो जिद करने लगता है। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ऐसा जिद ना करो, हमने शादी फिक्स कर दी है, हमारे इज्जत को गांव में मत उछालो। और लेकिन वो लड़का एकदम से जिद कर लेता है और किसी की बात ही नहीं सुनता। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुन करके रिंकू के माता पिता हैरान हो जाते हैं और रेखा के माता पिता को फ़ोन लगाते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं। फिर रेखा के पिताजी कहते हैं, भाई साहब इतनी बड़ी मेरी हैसियत नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं और जो है कि हम 4 व्हीलर गाड़ी नहीं दे सकते। रेखा के पिता कहते हैं, फिर भी मैं दहेज देने की पूरी कोशिश करूंगा और जो हमसे बनेगा वो हम शादी में दहेज देंगे। और फिर रेखा के पिताजी उस अगुआ को फ़ोन लगाते हैं जो कि वो शादी फिक्स करवाया था, क्योंकि सब रिश्तेदार के लोग ही थे। उसको फ़ोन लगाता है और उसको रेखा के पिताजी सारी बातें बताते हैं। फिर वो अगुआ जो था सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है एक दिन और ये सब बातें वहाँ पे होने लगती है। लोगों में बात विचार होता है, जो कि लोग रिश्तेदार के ही थे सब। अगुआ के कहने पर उसके माता पिता मान जाते हैं और धीरे धीरे बात सुलझ जाती है कि चलो ठीक है, शादी उसी डेट पे होगा। और लड़की के पिताजी कहते हैं, मैं उतनी महंगी गाड़ी नहीं दे सकता, फिर भी जो मुझसे बनेगा मैं एक 4 व्हीलर गाड़ी दूंगा। रेखा के माता पिता कहते हैं रिंकू से कि बेटा मेरी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन जो हमसे बनेगा, जो मेरे हैसियत के हिसाब से जो गाड़ी मुझे अच्छा लगेगा, मैं एक 4 व्हीलर गाड़ी दहेज में ज़रूर दूंगा। लेकिन रिंकू जो है एकदम से जिद करने लगता है कि नहीं, मुझे जो है वही गाड़ी चाहिए। और रेखा को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि रेखा अच्छी पढ़ाई कर रही थी और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसके लिए उसको भी नहीं छोड़ना चाहता है। फिर जो है कि रिश्तेदारों के समझाने की वजह से थोड़ा शांत हो जाता है और रेखा के पिताजी जो है कि कहते हैं कि बेटा आप टेंशन मत लो, जो बनेगा मैं आपके लिए करूंगा। क्योंकि रेखा के पिताजी भी सोचते थे कि उल्टा सीधा करके मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में कर दूंगा, तो लड़का सरकारी जॉब करता है, बड़े घर के लोग हैं, मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। इसके लिए जो है थोड़ा दबाव में आकर के और सब कुछ देने के लिए हामी भर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों लड़की भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रही थी, एलएलबी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। कुछ टाइम बाद जज या वकील वो लड़की बन ही जाती। इसके बाद रिंकू के माता पिता कहते हैं रेखा के माता पिता से कि ठीक है भाई साहब, जो आपको अच्छा लगे वो दहेज में दे देना और शादी हमें मंजूर है। फिर अपने अपने सब घर पे चले जाते हैं। लेकिन जो रेखा के पिता होते हैं वो इस शादी को लेकर के काफ़ी टेंशन में रहते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एक मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी होते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि इतना ज़्यादा दहेज का सामान वो खरीद सकें और एक 4 व्हीलर गाड़ी ले सकें और दूल्हे को 10-15 लाख की गाड़ी दे सकें। जो है अपनी बेटी के खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। दोस्तों उनके पास एक छोटी सी जगह होती है, जिस जगह पर वो लोग खेती बाड़ी किया करते हैं, किसानी किया करते हैं, और उस खेती से जो भी अन्न निकलता था उसी से वो लोग अपना घर परिवार जीविका चलाया करते थे। उस खेती के सिवा रेखा के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करें। उसके बाद रेखा के पिताजी उस खेत को बेच देते हैं दहेज का सामान लेने के लिए। वो सोचते हैं कि हमें दुख होगा, हम झेल लेंगे, पर मेरी बेटी एक बड़े घर में चली जाएगी तो उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, वो अपना जीवन अच्छे से बिता पाएगी। दोस्तों फिर रेखा के पिताजी दहेज का सारा सामान खरीदते हैं
और अपने हैसियत के हिसाब से एक स्विफ्ट डिजायर 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदते हैं दहेज में देने के लिए। फिर रेखा के पिताजी सोचते हैं कि लड़का एक गवर्नमेंट टीचर है और उसकी शादी अगर कहीं होगी तो उस लड़की वाले को इतना दहेज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब दहेज की बात जब रेखा सुनती है तो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, जब वो लड़का शादी से पहले ही इतना नाटक कर रहा है और शादी से पहले ही इतनी लालच कर रहा है तो आगे क्या करेगा। वो लालची परिवार है, उस परिवार में हम शादी विवाह नहीं करेंगे। आप मेरी शादी किसी गरीब फैमिली में करवा दीजिए, मैं अच्छे से वहाँ जी खा लूँगी, मेहनत मजदूरी जो भी करना पड़ेगा मैं करके जी खा लूँगी और आपको इतना दहेज देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके पिता नहीं मानते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी लड़का एक गवर्नमेंट टीचर है, वो बड़े घर वाले हैं तो हमें दहेज तो देना ही पड़ेगा और तुम अपना जीवन वहाँ अच्छे से बिता पाओगी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो, हम अपना जीवन कैसे भी चला लेंगे। अब जायज़ सी बात है दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए वही सोचेंगे कि उनके बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें। उसके बाद दोस्तों शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे करके विवाह का दिन नज़दीक आ जाता है। और दोस्तों एक दिन वो डेट आ ही जाता है जिस डेट पे शादी रखा हुआ था और उधर रिंकू जो था बड़े ही धूमधाम से अपनी बारात लेकर के रेखा के घर पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद सारे बाराती नाश्ता पानी खाना पीना अपना अच्छे से खाते पीते हैं और माहौल एकदम शांतिपूर्वक अच्छे से बीत रहा होता है। लेकिन जैसे ही रात के 12-1 बजे के टाइम पे जयमाल का समय शुरू होता है तब रिंकू कहता है रेखा के पिताजी से कि आप मुझे दहेज का सारा सामान दिखा दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा शादी करने के लिए। फिर जो है दोस्तों रेखा के पिताजी वो दहेज का सारा सामान दिखाते हैं जिसमें बहुत सारा सामान होता है, चैन भी होता है, गले का अंगूठी भी होता है और बहुत सारा वहाँ जो है घर गृहस्थी का सामान होता है। और इसी बीच में 4 व्हीलर गाड़ी दिखाते हैं जो कि स्विफ्ट डिजायर होती है। ये देखते ही रिंकू एकदम पागल हो जाता है और भड़क जाता है, वहाँ काफ़ी बवाल खड़ा कर देता है और चिल्लाने लगता है, बोलता है मैं आपको बोला था कि मुझे महिंद्रा थार चाहिए, तो आप ये कौन सी गाड़ी लेके आए हैं, हमें शादी विवाह नहीं करना है। इसके बाद वहाँ सारे बाराती इकट्ठा हो जाते हैं, खाना पीना का जो शांतिपूर्वक माहौल चल रहा था पूरा एकदम भनकस हो जाता है और पूरे बाराती डिस्टर्ब हो जाते हैं और घर के लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। फिर जो है कि रेखा के पिताजी उसको मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और जयमाल स्टेज पर चढ़ता ही नहीं है, नीचे ही खड़े होकर वो नाटक करने चालू कर देता है। फिर जो है कि अगुआ आता है, वो भी काफी समझाता है, बताता है कि बेटा दान दहेज से कुछ नहीं होता है, जो तुम्हें चाहिए तुम अपनी मेहनत से हासिल करो, ये जो अच्छे से माहौल चल रहा है चलने दीजिए, यहाँ पर किसी की बेइज्जती मत कराओ। और रिंकू के पिताजी भी समझाते हैं और रिश्तेदार के लोग भी उस रिंकू को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़का जो था अपने घमंड में चूर था, उसको अहंकार था कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मैं एक सरकारी टीचर हूँ, इसके लिए उसको थोड़ा अहंकार रहता है, गुरूर में रहता है और किसी की बात सुनता ही नहीं है, एकदम से जिद करने लगता है। फिर बाराती में काफ़ी भनकस हो जाती है, जो है कि माहौल पूरा एकदम बिगड़ जाता है। उसके पिताजी हाथ जोड़कर दूल्हे के सामने बैठ जाते हैं, बेटा गाँवपुर में मेरी बेइज्जती ना कराओ और जो है कि मैं अपना खेती बाड़ी बेच करके जो हमसे बना मैं दहेज में देने के लिए तैयार हूँ और इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। और यही सब बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो रिंकू था थोड़ा अलग मिजाज का लड़का होता है, बहुत गुस्से वाला होता है और गुस्से में आकर के उसके पिताजी को 2-3 झापड़ मार देता है और फिर इसके बाद पूरे बारात में सनसनी फैल जाती है और फिर उसके पिताजी मायूस होकर के रोने लगते हैं और एक कुर्सी पे जा करके बैठ जाते हैं। दोस्तों आप लोग इस कहानी की वजह से उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जिसके ऊपर ये बीतती है ना उसी को समझ में आती है। जिसके साथ ये घटना हुआ होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर उस समय गांवपुर में उसकी इज्जत क्या रह जाती है और जो कि किसी के दरवाजे पर दूल्हा पहुंच करके और लड़की के पिता को इस तरह से प्रताड़ित करता हूं। तो दोस्तों फिर आगे होता क्या है, किसी ने जा करके उस रेखा से बता दिया, जो कि रेखा अंदर घर में दुल्हन बन के बैठी होती है, दुल्हन का पूरा कपड़ा पहन करके एकदम सज संवर के बैठी होती है। उससे जा करके किसी ने बता दिया तुम्हारे पिताजी को दूल्हे ने 2-3 झापड़ मार दिया। भरी समाज में रेखा उठती है और आती है, बाहर देखती है तो उसके पिताजी रो रहे हैं और एक टेबल पर बैठे हैं और पूरी बारात में एकदम पूरी सनसनी फैली हुई है। फिर इसके बाद कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, सब एकदम शांतिपूर्वक बैठे हैं और वो जो रिंकू था सिर्फ वही भाषण दिए जा रहा था। वो लड़की निकलती है, घर से बाहर आती है और उस रिंकू से कहने लगती है तुमने मेरे पिताजी के ऊपर हाथ कैसे उठाया, तुम इतने लालची हो, इतने अपने गुरूर में रहते हो कि तुम एक सरकारी नौकरी अगर तुम्हें मिल गई तो तुम इतने बड़े अहंकारी हो जाओगे, तुम कोई प्रधानमंत्री नहीं बन गए हो। जो है काफ़ी उसको प्रताड़ित करती है और कहती है कि तुम जैसे लालची इंसान से मुझे शादी ही नहीं करनी है
और इस तरह से उसको जलील करती है, लेकिन वो लड़के को, उस रिंकू को उस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अलग टाइप का ही लड़का होता है, अपने घमंड में चूर रहता है। फिर जो है दोस्तों की बाराती के लोग काफी समझाते हैं, लेकिन वो रिंकू समझने के लिए तैयार नहीं होता है। और फिर लड़की काफी डांट फटकार लगाती है उस लड़के को और बोलती है कि अपनी पूरी बारात लेकर के मेरे दरवाजे से अभी निकल जाओ, अब कोई यहाँ दिखना मत। फिर जो है दोस्तों की रिंकू के पिता जो होते हैं वो लड़की से माफ़ी मांगते हैं, उसके पिताजी से माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं हमें माफ़ कर दो। इसके बाद फिर अपनी बारात लेकर के आधी रात को उस घर से रिटर्न हो जाते हैं। इसके बाद जो रेखा होती है काफ़ी टूट जाती है और उसके पिताजी जो है कि काफ़ी टूट जाते हैं। फिर ऐसे तैसे करके बैठे सबको सुबह हो जाती है, काफ़ी सब हैरान हो जाते हैं और गाँवपुर में उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद फिर दोस्तों जो रेखा होती है अपने आप को संभालती है, अपने माता पिता को समझाती है कि पिताजी आप टेंशन मत लो, हम एक दिन कुछ आपको करके ज़रूर दिखाएंगे, जिस चीज़ को लेकर के आपका सर समाज में उठ जाएगा। और अपने हौसले को संभालती है दोस्तों। फिर ऐसे तैसे करके वो अपना जो पटना शहर के लिए निकल जाती है, अपनी जो पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ निकल जाती है दोस्तों, अपना पढ़ाई चालू करती है। और जो उसके पिताजी यहाँ गाँव में होते हैं, जो दहेज का सारा सामान होता है, वो 8-10 दिन बाद गांव में किसी लड़की का शादी होता है। वो दहेज का सामान जो है दोस्तों सस्ते दाम में उस लड़की के घर वालों को देते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है कि दोस्तों जो सामान खरीद लिए थे वो काफ़ी नुकसान हो जाता अगर वो नहीं लेता, तो इसके लिए जो है कि सस्ते में ही उस फैमिली को सामान दे देते हैं, अब कुछ पैसा मिल जाता है। फिर जो अपना खेत बेचे थे उस खेत को जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जिसको बेचे थे, फिर वो अपना खेत उस पैसे को दे करके अपना खेत वापस लेते हैं और फिर अपना जो है कि अपना उस खेती किसानी करने लगते हैं उनके परिवार के लोग। और उसके पिता जो होते हैं फिर से अपना मेहनत मजदूरी चालू कर देते हैं। और जो रेखा वहाँ पटना शहर में होती है, पढ़ाई कर रही होती है, एग्ज़ाम देती है, तो उसमें उसका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता, एग्ज़ाम में फेल हो जाती है। फिर वो काफ़ी मायूस हो जाती है और फिर जो है आगे की तैयारी फिर से करने लगती है। वो अपना हौसला नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसके दिल में आग लगी थी कि उस रिंकू से बदला लेने के लिए दोस्तों काफ़ी मन लगा के फिर से पढ़ने लगती है। फिर दूसरे साल जब फिर से एग्ज़ाम देती है दोस्तों, LLB फर्स्ट ईयर की जब वो फिर से दूसरी साल एग्ज़ाम देती है, तो वो उस बार फर्स्ट आती है और अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से वो पास कर जाती है। इस चीज़ की खुशी उसको बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये सोच सोच के, अपने पिछले दिनों की बातें सोच सोच के काफ़ी रोया करती थी। फिर अपने पिताजी को फ़ोन करके बताती है कि पिताजी मेरा एग्ज़ाम एकदम फर्स्ट पे आया है और मैं जो है कि अपने मुकाम को हासिल करने में कामयाब हुई। फिर जो है दोस्तों उसके पिता और पिताजी, माताजी, उसकी जो बहन होती है बहुत खुश होती हैं। फिर एक दिन जो है दोस्तों उसकी मेहनत, उसकी जो लगन थी, भगवान की दया से एक दिन रंग लाती है और एक दिन वो जज बन जाती है। जज बनने के बाद दोस्तों फिर अपने आती है गांव में, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती है और फिर जो है कि गांवपुर में जो है उसका काफ़ी नाम होता है, काफ़ी इज्जत सम्मान बढ़ जाता है। उसके घर पे अधिकारी पुलिस सब आने लगते हैं और काफ़ी उसका मान सम्मान बढ़ता है। फिर अपना पटना शहर के लिए जाती है, दूसरे शहर में जो है उसका ट्रांसफ़र होते रहता है। लेकिन दोस्तों एक दिन उसी शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस शहर का रिंकू था, जिससे उसका शादी टूटा हुआ था, उसी शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ रह करके वो अपना जो है कि नौकरी किया करती थी। फिर एक दिन बूढ़ी औरत एक पेपर लेकर के आती है और बताती है कि जज साहब ये देखो हमारा पेपर है, हमारा ज़मीन है और हमारे ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है 15 सालों से, जो कि जगह छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। आज मैं कितने दिनों से कोर्ट का चक्कर लगा रही हूँ पर मुझे फैसला नहीं मिल रहा है और वो लोग हमें जो है काफ़ी धमकियाँ देते रहते हैं। तब जो है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। फिर जिसने उस ज़मीन पे कब्जा किया था फिर उसको बुलाया जाता है। जब देखते हैं कि सारा पेपर ठीक ठाक है और सारा पेपर जो है कि सारा ज़मीन जो है इस बूढ़ी औरत के नाम पर है, उसको बुलाया जाता है। जब वो लोग आते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये रिंकू के घर वाले ही हैं, रिंकू ही है और उसके माता पिता हैं जो कि उस ज़मीन पर कब्जा किए हैं। ये देखते ही वो जो रेखा होती है सोचती है कि अब बदला लेने का मौका अच्छा मिला है मुझे, अपने मन में ही ये सब बातें सोचती रहती है। और जो है कि वो बूढ़ी औरत जो थी उसका ही ज़मीन था पर वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा किए रहते हैं। जज साहब जो थी नेपाल बुलवाती हैं और जो है कि फिर कागज़ पत्तर पूरा चेक करवाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये बूढ़ी औरत के ही नाम पर ज़मीन है। फिर इसके बाद वो लोग को जो है जुर्माना भरने के लिए जज साहब बोलते हैं कि तुम लोग ने जो इसे 15 सालों से दौड़ा रहे हो और ये सालों से कोर्ट की चक्कर लगा रही हैं, ये सब पूरा जुर्माना जो है जोड़ करके आप इस बूढ़ी औरत को देना होगा। अगर नहीं दोगे तो सलाखों के पीछे डलवा करके तुम्हें सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे तुम्हारी रद्द करवा दूंगी, सड़ा दूंगी तुम्हें। और जब वो रिंकू देखता है कि ये तो रेखा ही है जो कि एक जज बन गई है, तब उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। उसके माता पिता काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश मैं उस दिन शादी कर लिया होता तो आज मैं एक जज का मैं पति होता। और उसके माता पिता सोचते हैं मेरी बहू एक जज होती। इस तरह से वो लोग सोचते रहते हैं। लेकिन जो रेखा के दिल में आग लगी थी दोस्तों, उसको लेकर के
काफ़ी उसको जो है कि तकलीफ होते रहता है और लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाती है और वो ज़मीन जो है उस बूढ़ी माँ को दिलवाती है। फिर वो अपने घर पे आती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आज वो रिंकू और उसके माता पिता कोर्ट में मिले थे, एक बूढ़ी औरत का जगह वो लोग हड़प रहे थे, वो लोग लालची हैं। 5-6 दिन जेल में रह करके जब लोग बाहर आते हैं तब वो जो रिंकू होता है फिर उसके घर पे आ जाता है, रेखा के घर पे आता है, रेखा से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत गलत किया और वो ज़मीन जो है मुझे दिलवा दीजिए, मेरी ज़मीन है। फिर वो रेखा कहती है कि हमसे ज़्यादा तुम नहीं जानोगे कि वो ज़मीन किसकी है, अब तुम यहाँ मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद आइंदा कभी यहाँ दिखाई मत देना। जो है कि उसको धक्का मार के अपने घर से बाहर करती है और कहती है कि वो ज़मीन जो है उस बूढ़ी औरत का है, आइंदा अगर उस जगह पर तुम नज़र आए तो तुम्हें जो है कि 10 सालों के लिए अंदर डलवा दूंगी, उसी में चक्की पीसते नजर आओगे, कभी बाहर नहीं आ पाओगे। कि इस तरह से जब उसको डरती है, फटकारती है, तब वो जो रिंकू होता है डर जाता है, फिर जो है कि वहाँ से चले जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी रिंकू और रेखा की और उस लालची परिवार की। और रेखा के लिए और वो रिंकू के लिए आप क्या कहना चाहोगे, एक ऐसी बेटी की जो अपने पिता का सर ऊंचा करती है समाज में और अपने मजबूरियों को जो है कि देखते हुए एक मुकाम को हासिल करती है और अपने गांवपुर में अपना नाम रोशन करती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है। दान दहेज से आप बच के रहिए। दान दहेज के लोभी लोग जो होते हैं वो सही इंसान नहीं होते हैं। तो बस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।